नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। मोहन भागवत नरेंद्र मोदी की एनडीए 3.0 सरकार बनने के बाद दूसरी बार अपना बायोलॉजिकल प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और किस मुद्दे पर? मुद्दा वही है कि अपने आप को भगवान का रूप ना माने, अपने आप को आप नॉन बायोलॉजिकल ना माने, इतना अहंकार अपने अंदर ना भर ले। आप सुपरमैन नहीं है। इंसान का विकास इंसान की तरह रह करके ही करिए। आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनको क्या जरूरत महसूस हो रही है कि बार 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 तंज के रूप में इशारों इशारों में नरेंद्र मोदी पर वो अटैक या प्रहार या तंज कसते हुए दिखते हैं। अभी ये लेटेस्ट जरा सुन लीजिए आप। देखकर भी चिंता होती है, लेकिन केवल आपकी चिंता देखकर होती है ऐसा नहीं। तो आपको देखने से हम धन्य हो जाते हैं, हमको विश्वास मिलता है। हम बाकी जगह जाकर सीना ठोक के कह सकते कि अपने देश का भला होने वाला है। अरे ये सब गड़बड़ है, वो सब गड़बड़ है, वो सब गड़बड़ है, पता है। लेकिन बहुत लोग हैं जो गड़बड़ नहीं है, सही है, और जैसा करना चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। तो एक तरफ विकास भारती के काम से जिनका विकास कर रहे हैं उनका कल्याण होगा, दूसरी तरफ विकास भारती के कार्यकर्ताओं को देखता है देश, तो देश का मनोबल आत्मबल बढ़ेगा। तो दोनों तरफ एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसमें घाटा किसी का नहीं, इसमें सबका लाभ है। और यह काम हम ही रखकर हमको दुनिया के सिरमौर लोगों में एक बनाता है। स्वभाव को कायम रखकर हमको नया कलेवर समय के अनुसार देते रहता है। असली विकास हमारा इसमें से होते रहता है। यह ऐसा काम है जिसे जैसे मनोयोग से आप बने हैं अभी तक, ऐसे आगे भी बढ़ते रहना है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। आगे बढ़ने का कोई अंत होता है क्या? इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। विकास एक ऐसी चीज है, यहां तक विकास करना सोच के विकास किया, वहां गए, वहां पहुंचने के बाद दिखता है कि इसके भी आगे है। तो मनुष्य है लेकिन मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है। वो मनुष्य बन जाए असली पहले, वहां जाने के बाद उसको लगता है लेकिन मनुष्य से कोई होते अति मानव, सुपरमैन कहते हैं। सुपरमैन फिल्में अगर निकलती है उसमें दिखाते हैं कि अलौकिक शक्तियां जिनके पास होती, तो फिर मनुष्य तो अलौकिक बनना चाहता है, सुपरमैन बनना चाहता है, अति मानव बनना चाहता है। लेकिन वहां रुकता नहीं, उसको लगता है कि देव बनना चाहिए, तो देवता बनना चाहता है। लेकिन देवता कहते कि हमसे तो भगवान बड़ा है, वो भगवान बनना चाहता है। और भगवान कहता है कि मैं तो विश्व रूप हूं, अभी तो आपको एक रूप में दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जो सारे विश्व में व्याप्त ऐसा बिना आकार का रूप है वो असली में। वो वहां भी कुछ है क्या रुकने की जगह, कि वहां से भी आगे कुछ है, ये कोई जानता नहीं है। ऐसे कह नहीं सकता, नहीं है ऐसे भी कह नहीं सकता। लेकिन एक बात जरूर इससे कहते लोग कि विकास का कोई अंत नहीं है। बाहर का विकास भी, अंदर का विकास भी, दोनों का कोई अंत नहीं है। ये निरंतर करने की बात है। और इसलिए थोड़ा सा असमाधान रहना चाहिए हम सबको कि इतना सारा किया लेकिन अभी ये रह गया है। इसीलिए आपने कहा ना, मैंने कहा था आप सब जगह अपना काम कीजिए, तो मैंने क्यों कहा उस समय? क्योंकि सब जगह काम करने वाले लोग भी हैं हमारे। अशोक जी इधर काम कर रहे थे, और भी लोग काम करते, कल्याण आश्रम काम कर रहा था, अभी भी कर रहा है। तो एक ही रास्ते पर ज्यादा वाहन हो गए या ज्यादा आदमी हो गए तो टकराते आपस में। इसलिए रास्ते पर नियम देते, आप बाएं तरफ से जाओ, आप दाहिने तरफ से जाओ। लेकिन ये मालूम है, और ये करना भी पड़ता है। फिर भी उस समय ये क्यों कहा मैंने कि ठीक है आपको बाहर के इलाके में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास का कोई अंत नहीं।
कार्यकर्ता के मन में ये अनुभव आना चाहिए कि इतना सब कुछ किया और थोड़ा बाकी है, क्योंकि हमेशा और थोड़ा बाकी रहता ही है। और इसलिए यह मत समझना कि इतने इतने काम करते, इतने वृक्ष लगाए, अब हो गया। नहीं भाई, हो नहीं गया। वृक्ष लगते रहने चाहिए। इतने लोगों को पढ़ाया, हो नहीं गया भाई, और नई पीढ़ी आएंगी, उनको भी पढ़ाना है। पढ़ाई सतत चलनी चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता सतत करनी पड़ती है। ये सारे सतत करने के काम है, इनका अंत नहीं है। और सतत करने में ही इससे पूरा समाधान सबको मिलता है। तो ये जो बयान आपने सुना आरएसएस प्रमुख का, ये है झारखंड के बिष्णुपुर गांव में, जहां पर वो एक विलेज लेवल वर्कर्स कन्वेंशन जो है गुमला जिले में, वो संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंसान का विकास आप इंसान रह करके करिए, क्योंकि उसके बाद कोई अंत नहीं है। आप कहीं पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आपको लगेगा नहीं अब इसके आगे भी जाना है, और इसको अचीव करने के लिए फिर आप अपने अंदर जो है वो सुपरमैन बनने की कोशिश करेंगे। फिर सुपरमैन जो है वो आप नहीं होंगे तो फिर और वहां पहुंच करके आपको लगेगा कि अब मैं भगवान ही बन जाऊं, भगवान, अवतार ऑफ भगवान। अब ये सारी चीजें जो बोलना, इशारों इशारों में ही बोलना, बिना नाम लिए बोलना, एक जेनरिक बात कहना, लेकिन ये सारी बातें किसको कही जा रही हैं और किसको इशारा किया जा रहा है, ये भाई साहब ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। जो आज की डेट में इस डाउट में है कि नहीं आरएसएस चीफ जो है वो तो कुछ और ही बोल रहे थे, किसी और ही संदर्भ में बोल रहे थे, उनका नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है, आप इस खुशफहमी में जीते रहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, हर किसी को समझ में आ रहा है कि आरएसएस प्रमुख कहना क्या चाह रहे हैं, बोलना क्या चाह रहे हैं, वो चोट देना कहां चाह रहे हैं और चोट लग कहां रही है। ये है कि बीजेपी की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बीजेपी इस पर कोई टिप्पणी करेगी तो वो एकदम ही संघ पर प्रहार की तरह देखा जाएगा। तो वो चीज अभी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बार बार जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार ये संदेश देती जा रही है कि आप बहुत ज्यादा हीरो ना बने, सुपरमैन ना बने। ये पहली बार नहीं है, आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी जब नरेंद्र मोदी जो हैं उनके संख्या बल कम हुई थी, यानी कि वो 300 पार की जगह उनकी पार्टी 240 पर आई, तब नागपुर में भी ठीक इसी तरीके से अपनी बात को संबोधित करते हुए, बताते हुए मोहन भागवत ने बहुत सारी चीजों का याद दिलाया, हवाला दिया। उसमें उन्होंने मणिपुर के बारे में भी बात की। आइए कुछ उस समय के बयान भी उनके सुन लेते हैं, ताकि आप खुद अपना मत बना लें कि क्या वो ऐसे ही कुछ बात कर रहे हैं या फिर वो कोई बहुत जरूरी बात बताना चाह रहे हैं, जो कि शायद सरकार जान के भी अनजानी बन रही है, और नरेंद्र मोदी जान के भी अनजाने बन रहे हैं कि नहीं ये मेरे लिए तो है ही नहीं, मेरे लिए तो बोला ही नहीं जा रहा। आइए सुनते हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। इससे एक और बहुत बड़ी बात आती है। एक वक्त ऐसा था 2014 के बाद जब ऐसे लग रहा था कि नरेंद्र मोदी एक्चुअली बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बन करके, और मतलब ही हैज बिकम लार्जर देन लाइफ इन बीजेपी, लार्जर देन लाइफ इन द कंट्री, लार्जर देन लाइफ इन द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री, लार्जर देन लाइफ इन द संघ परिवार ऑल्सो। और उसका प्रमाण यह था कि एक टीवी इंटरव्यू में आपको याद है कि जगत प्रकाश नड्डा जी जो हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोल दिया कि अब संघ जो है वो तो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, पॉलिटिकली तो हम हैं, वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। कभी भी किसी ने भी ये डाउट नहीं पाला था 2014 से पहले बीजेपी में कि वो संघ से बड़े हैं। संघ की अपनी एक भूमिका रही है भारतीय जनता पार्टी में, यानी कि अगर बीजेपी में कोई इंसान संघ बैकग्राउंड से, बहुत ही साउंड संघ बैकग्राउंड से आया है, तो उसकी एक अलग ही इज्जत थी। संघ डेप्यूटेशन पर एक इंसान जो है वो बीजेपी के पूरे सिस्टम में भी रखता था, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों की जिनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग संघ बैकिंग थी वो कमजोर होते हुए दिखे। आपको याद होगा एक दौर जब राम माधव जो हैं, संघ के राम माधव जो हैं,
वो बीजेपी में एक अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं, शायद बीजेपी के इकोसिस्टम में या बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में उनको आउट ऑफ सर्कुलेशन ही कहा जाएगा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा आप और भी अगर लोग देखें, बीजेपी के अंदर खाने ही एक बहुत क्लियर डिवीजन हो गया पिछले 10 साल में उन लोगों के जो कि बीजेपी के सिस्टम से निकल के आए हैं और उन लोगों में जो कि बाहर नरेंद्र मोदी के आने के बाद, चाहे वो ऑपरेशन कमल हो, चाहे वो और तौर तरीके हों जिनसे वो बीजेपी के इकोसिस्टम में आए हों। अब ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, ये अपनी वफादारी साबित करने के लिए और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ये मोर लॉयल देन द किंग हो गए। इनके बयान अगर आप देख लें तो आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मतलब बीजेपी से भी ज्यादा बीजेपी हो रखे हैं। फिर चाहे वो नवनिर्मित प्रवक्ता हों जो कि कांग्रेस से बीजेपी की ओर आए हों, या फिर वो पूर्वोत्तर राज्यों के एक बड़े नेता हों जिनको हमेशा ये महसूस हुआ हो कि मेरी योग्यता को पहचाना नहीं गया मेरी पार्टी में, इस वजह से मैं अब पूरे नॉर्थ ईस्ट का रखवाला बनूंगा और जो मेरे मन में आएगा वो मैं बोलूंगा और डंके की चोट पर करूंगा। अब ये सारे वो लोग थे जो कि नेचुरली बीजेपी के इकोसिस्टम के नहीं हैं, लेकिन ये आ गए या लाए गए या ऑपरेशन कमल का इस्तेमाल या एजेंसियों का इस्तेमाल, ये सब तो चर्चा का विषय बना ही रहता है, लेकिन ये आ गए। अब जब आ गए तो संस्था के अंदर अब आप सोचिए एक सिचुएशन जहां पर पुराने लोग और नए लोग और दोनों के बीच में लगातार एक सुलगता हुआ विवाद प्रमुख रूप से उबल के सामने नहीं आया। वो इसलिए उबल के सामने नहीं आया क्योंकि नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं उनके व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी की वजह से और संख्या बल की वजह से, क्योंकि वो 300 पार हैं, इस बार 400 पार हो जाते तो हो सकता है ये भी सुगबुगाहट ना होती, ना बोलते मोहन भागवत भी ये सारी चीजें। लेकिन अब क्योंकि संख्या बल थोड़ा सा कम हुआ है, तब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सुलगता हुआ विवाद जो है वो उबाल की ओर जाता जा रहा है। इस वजह से अब आपको वो दूध जब उबलता है, उफान पर आता है, तो आपको वो उबाल दिखने लगता है। टाइम पे आप गैस बंद कर दें तो वो सेटल हो जाता है, और अगर आप टाइम पे गैस बंद नहीं करेंगे तो फिर वो उबाल हो के ऐसे बाहर निकलता है। तो क्या संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते बिल्कुल उसी तरीके से हैं जो सुलग रहे थे बहुत लंबे समय तक, लेकिन अब हम एक ऐसी स्थिति देख रहे हैं कि कहीं उसमें उबाल ना आ रहा हो और संस्था के अंदर भी बीजेपी के वो रिश्तों का उबाल ना आ रहा हो। सिर्फ संघ परिवार के आरएसएस प्रमुख ही नहीं और सिर्फ बीजेपी के अंदर ही नहीं, आप ये जान लीजिए कि अब एक ऐसी स्थिति हो गई है 10 साल में जब नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के फैसलों के खिलाफ अब बहुत खुल करके सब कोई बोल रहे हैं। मतलब वो जो जिसे कहते हैं ना, जो जो बिल्कुल कोई चुनौती न दी जाए या बिल्कुल कोई चुनौती की बात ही ना हो, ऐसी अब स्थिति शायद दिख नहीं रही है। मिसाल के तौर पर फिलिस्तीनी झंडे मुहर्रम के जुलूस में कुछ लोग लहराते हुए दिखे हिंदुस्तान में कई जगह, तो उसके बाद ये खबरें आई कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, इन्होंने ये झंडे क्यों फहराए। तो फिर ये बोला गया कि भाई कोई दुश्मन मुल्क तो है नहीं फिलिस्तीन भारत का कि हम उसका झंडा ना लहरा सकें, मतलब पाकिस्तान का झंडा थोड़ी लहराया जा रहा है जो कि आप ऐसा करें। दूसरी बात, इस चीज पर और तमाम और चीजों पर जो जेडीयू है, जो कि अलायंस पार्टनर है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, क्योंकि उनकी बैसाखी पर टिके हुए हैं, उन्होंने हिदायत दे दी। उन्होंने ये बोला, केसी त्यागी ने, वो कहते हैं कि आप और राहत सामग्री फिलिस्तीन को भेजिए, और ये एक ऐसे वक्त पर जब पिछले 10 साल में बहुत क्लियरली एक प्रो इजराइल रणनीति हमको देखने को मिली है नरेंद्र मोदी की, तो इधर भी एक मुंह खुला। इसके साथ साथ अभी आपको हाल फिलहाल आपने द रेड माइक में भी रिपोर्ट देखी होगी कि यूपी के मुजफ्फरनगर में किस तरीके से मुसलमान सब्जी वालों को और फल वालों को कहा गया है, दुकानदारों को कहा गया है कि भाई आप तख्ती लगाइए अपनी दुकान के सामने और उसमें अपना नाम लिखिए, और बहुत सारे ढाबों में से जो मुसलमान वेटर हैं उनको नौकरी से निकाल दिया कावड़ के चलते, ये कहते हुए कि कहीं डिस्टरबेंस ना हो जाए। ये तो ओपन रेशियल और रिलीजियस प्रोफाइलिंग है यूपी सरकार की। एक वक्त था जब इस पर शायद कम लोग बोलते, लेकिन सुगबुगाहट इस तरीके की है, और आपस में योगी वर्सेस मोदी और विद इन यूपी योगी फैक्शन और अमित शाह फैक्शन, और इन सब के चलते यहां पर केंद्र में भी लोगों का मुंह खुलना कि अब आप देख रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता
रामपुर से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो तक बोल पड़े। एक तस्वीर लगा दी उन्होंने सोशल मीडिया पर ये दिखाते हुए कि वो भी कांवड़ यात्रा में भाग ले रहे हैं। इससे पहले भी हमने तमाम बार देखा है, कई मुसलमान जो हैं वो शिविर लगाते हैं कावड़ों के लिए कि वो आए, आराम करें, पग दबाते हैं, पैर दबाते हैं, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन इस तरीके का विभाजन करना, उससे लोगों के भी मुंह खुले। तो फिर जेडीयू बोली, फिर मुख्तार अब्बास नकवी बोले। कहने का मतलब यह है कि संख्या बल के कम होने से क्या अब सब लोग कुछ कुछ बोलने लगे हैं, और मोहन भागवत तो इसको एक लेवल और आगे ले जा करके बार बार ये याद दिला रहे हैं। 2 बार तो दिला ही चुके हैं और बहुत क्लियर रेफरेंस है, ये किसी से छुपा नहीं है कि आप नॉन बायोलॉजिकल नहीं हैं, आप इंसान हैं। इंसानों का विकास इंसान बन के करिए। सुपरमैन बनने की तो आप कतई कोशिश मत कीजिए, और भगवान तो आप अपने आप को समझिए मत। आपको क्या लगता है इसके बारे में, और ये कहां तक जाकर के रुकेगा? क्या मोहन भागवत इशारों इशारों में बस इतना ही बोल के रह जाएंगे, या फिर कोई और मंच मिलेगा, या फिर कोई और मौका मिलेगा तो ये बात वो फिर से दोहराएंगे? इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।